कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। इसी बीच किसान आंदोलन और उनकी मांगों का अब तक समर्थन करते आ रहे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों से जुड़े एक बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन सोमवार को होशियारपुर में एक सरकारी कॉलेज की आधारशिला रखने के लिए आए थे। इसी दौरान मंच से अमरिंदर सिंह ने किसानों से पंजाब से बाहर प्रदर्शन करने की अपील की, जिस पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने दलील दी कि पंजाब में 113 जगहों पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से राज्य का काफी नुकसान हो रहा है। वो जो दिल्ली च कर रहे ने, हरियाणे च कर रहे ने, करन तुसी उत्थे करो। पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा के 2 मंत्री किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर भड़क गए। हरियाणा के गृह मंत्री और परिवहन मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर पलटवार किया। उन्होंने कैप्टन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और किसानों को भड़काने का काम करने का अमरिंदर सिंह पर आरोप भी लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। तो वहीं बीजेपी ने इस बयान के बहाने कांग्रेस को किसान आंदोलन पर घेरने की कोशिश की। साथ ही कहा कि कैप्टन को किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कह रहे हैं कि 113 से ज़्यादा जगह पर जो है क्या बोलते हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, आर्थिकता को नुकसान हो रहा है। अगर प्रदर्शन करना है तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जाएं, पंजाब में ना करें। ये बात तो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो तो स्पॉन्सर कर रही है। उनके जो अध्यक्ष हैं जाखड़, सुनील जाखड़, उन्होंने मंच से ओपनली कहा कि कैप्टन साहब का धन्यवाद कि उन्होंने सारे लोग हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर भेजे। फिर उन्होंने कहा हम इसकी फंडिंग भी कर रहे हैं, हम इनकी चिंता भी कर रहे हैं। ये उनके जाखड़ साहब के मंचों से बयान है, वीडियो रिकॉर्डेड बयान है। तो कांग्रेस राजनीति कर रही है और आज क्योंकि उनके सिर पे आन पड़ी है तो आज इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि नहीं आप भी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जाओ। असली बात पे आते नहीं। कैप्टन सरकार ने चुनाव से पहले 90,000 करोड़ रुपये के कर्जा माफ़ी की बात करी थी। उसमें से कुल मिलाकर 4500 करोड़ माफ़ किए, बाकी 85,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ी आज भी पेंडिंग है। उसका उनकी बात करते नहीं है। वो असल में जो अपने पाप हैं वो धो नहीं पा रहे, इसलिए वो अपनी पापों का गठड़ी दूसरे सिर पर डालना चाहते हैं। अफसोस है कि कैप्टन साहब कृपा कर जो वादे आपने किए थे उनको पूरा करें। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने अमरिंदर सिंह के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। इस अंदोलन की जो शुरुआत हुई है पंजाब के किसानों ने की। पंजाब के किसान ही पहला पंजाब च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ अपने प्रोटेस्ट करते रहे। उस तो बाद जो गल नहीं बनी तो वो जाके दिल्ली बैठे रहे ते पंजाब का इस अंदोलन वाली गल की है। बहुत ही शर्मनाक बयान है। पंजाब के किसान इस अंदोलन की नींव है। जबकि इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अमरिंदर सिंह के बयान को उनका पॉलिटिकल बयान बताते हुए इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बताया। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, किसान नेता हैं। सर, कहा है कि 113 जगह पर किसान धरना चल रहा है और पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है, और कहा है कि हरियाणा और दिल्ली में लगाएं मोर्चे, पंजाब में नहीं। कांग्रेस जहां एक तरफ आपका सपोर्ट करती है तो वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस तरह से कहते हैं। हमने तो पहले ही कर रहा कि कहाँ हमारा सपोर्ट कांग्रेस कर रही। अच्छा। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये आंदोलन कांग्रेस चलवा रही। अब बताओ, जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री मोर्चे खोल रहे हैं हमारे खिलाफ, तो ये सब कहाँ चला रही है? इस आंदोलन को किसान चला रहा है, देश की समस्याएं हैं उसलिए चला रहा है। ये सरकारों को समझना चाहिए कि क्यों चल रहे हैं आंदोलन। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस आंदोलन को कोई पार्टियां नहीं चला रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है पंजाब को, जो किसानों का धरना 113 जगहों पर चल रहा है। अब पता नहीं भाई
क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री वहाँ के, तो वहाँ की जत्थेबंदी को चिट्ठी लिख कर उनसे बातचीत करें। अच्छा, कि क्या दिक्कत है। हैदराबाद में मेथनॉल बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में कोयले की राख से मेथनॉल बनाई जाएगी। कोयले से बनेगी मेथनॉल। और भारत में कोयले का भंडार है, मतलब ये कि एक तरह से कोयले से कारें चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि दुनिया के कई देशों में मेथनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन वहां मेथनॉल बनाई जाती है नेचुरल गैस से, जैसे कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में उससे पेट्रोल और डीजल बनाकर बेचते हैं। वैसे ही हमारे देश में नेचुरल गैस का भी कोई भंडार नहीं। नेचुरल गैस भी हमें कच्चे तेल की तरह इंपोर्ट करनी पड़ती है। भारत सबसे ज्यादा इराक और सऊदी अरब से नेचुरल गैस खरीदता है, लेकिन नेचुरल गैस खरीदकर अगर उससे मीथेन गैस अलग की जाए और फिर मेथनॉल बनाया जाए तो भारत जैसे देश को कोई फायदा नहीं, न तो आत्मनिर्भर बन पाएंगे और ना ही सस्ता ईंधन बना पाएंगे। इसलिए भारत ने निकाला सस्ता और टिकाऊ रास्ता। कोयले से मेथनॉल बनाने की तकनीक तैयार कर ली गई। नीति आयोग का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मेथनॉल इकोनॉमी। नया नहीं है ये प्रोग्राम। इसमें लक्ष्य रखा गया था मेथनॉल के जरिए देश के इंपोर्ट को भी कम करना और प्रदूषण को भी कम करना। अब इसका सीधा मतलब यह है कि मेथनॉल का इस्तेमाल जितना भी होगा, चाहे 1% हो, 5% हो या 10% हो, जितना भी इस्तेमाल होगा वो पेट्रोल, डीजल या एलपी की जगह होगा। और ये सभी बनते हैं उस कच्चे तेल से जो भारत इंपोर्ट करता है। इनकी जगह पर मेथनॉल के इस्तेमाल का मतलब होगा कि इंपोर्ट किए हुए कच्चे तेल की जगह पर हम अपने देश के कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में कोयले का भंडार तो बहुत बड़ा है, लेकिन भारत में जो कोयला मिलता है वो बाकी दुनिया के कोयले से काफी अलग है। भारत में मिलने वाले कोयले में राख ज्यादा निकलती है। ऐसे कोयले से मीथेन गैस निकालना या मेथनॉल बनाना तकनीकी तौर पर एक बड़ी चुनौती। लेकिन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के इंजीनियर इस चुनौती का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए। उन्होंने वो तकनीक ढूंढ ली जिससे भारत के कोयले से मेथनॉल बनाया जा सके। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मेथनॉल का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है। जानकार बताते हैं कि मेथनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो पेट्रोल और डीजल दोनों की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल जितना ताकतवर नहीं होगा, लेकिन किफायती और साफ जरूर होगा। इसके अलावा रसोई गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, उसमें मेथनॉल को मिलाया जा सकता है। मेथनॉल को एलपीजी से 15% तक मिलाया जा सकता है, जिससे एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होगी। इसके अलावा पानी में चलने वाले जो जहाज हैं उसके इंजन चलाने के लिए जो मेथनॉल का इस्तेमाल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हो रहा है, मतलब सड़क से लेकर पानी के जहाज तक सब कुछ मेथनॉल से चल सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत मेथनॉल की यह है कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है और कार्बन बेहद कम है। हाइड्रोजन ज्यादा होने का मतलब है कि ये ईंधन हवा में जहर घुलने वाला नहीं है जैसे बाकी के ईंधन होते हैं। डीजल तो हवा में जहर घुलता ही है, पेट्रोल भी कम खतरनाक नहीं। हाँ, बस डीजल के मुकाबले प्रदूषण कम फैलाता है। लेकिन ये सभी ईंधन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर इनकी जगह मेथनॉल का इस्तेमाल बढ़ाया जाता है तो खतरनाक गैसों का हवा में घुलना काफी कम हो सकता है। शहरों की हवा में तो प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही होता है। अगर गाड़ियों में मेथनॉल का इस्तेमाल होने लगा तो समझ लो शहरों की हवा साफ करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा लिया गया। लेकिन इसके अलावा भी मेथनॉल देश के बहुत काम आ सकता है, क्योंकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर इसके कई बड़े असर हों। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, हमारी महंगे क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम हो जाएगी। मेथनॉल से होने वाला असर सीधे लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। मतलब कहा जा रहा है कि अगर 20% मेथनॉल को एलपीजी में मिलाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 से 100 रुपए तक कम हो जाएगी और कुल मिलाकर देश सालाना 6,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब हो जाएगा। अकेले मेथनॉल इकोनॉमी ही 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 2 पुलिस वालों ने चोरी के एक आरोपी की थाने में ही पिटाई कर दी, जिसके बाद उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि एक आदमी ने अपने ही बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और उसे बुरी तरह पीट दिया। सामने आई तस्वीर में 2 पुलिस वाले उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। हालांकि उसने कई बार उनसे माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन उन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में जब ये वीडियो सामने आया तो उन दोनों पर कार्रवाई की गई। अमरजीत यादव और सुनील राजभर को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खबर है कि आरोपी अपने ही घर में चोरी कर जुआ खेलता था और जिससे उसके घर वाले काफी परेशान थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने समीकरण साधने में लगी हुई है। सभी पार्टियों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे निकलने वाली इस तिरंगा यात्रा में पार्टी कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात भी की। अयोध्या में आया हूं और यहां पर आकर सीता माता के दर्शन, यहां सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद। हालांकि अयोध्या के साधु संत आम आदमी पार्टी की इस तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं। साधु संत इसे पार्टी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। आप पार्टी के नेता सिसोदिया जी और संजय सिंह जी हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग, जब हमको जरूरत था भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु, जब हम लोग कहते थे तो ये लोग कहते थे मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम। अभी तक तो ये टोपी लगाकर और बाबर के पसधर थे, बाबरी मस्जिद के पसधर थे। आज मुझको लगता है कि मोदी जी ने सभी विपक्षी को एक कर दिया, हिंदुत्व पर लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, हर व्यक्ति जो एक दिन विरोध करता था, आज हर व्यक्ति को कोई पार्टी अछूता नहीं रहा। राजनीतिक स्टैंड है इनका ये। आज भगवान रामलला तब इनको याद आए जब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और कुल मिला जुला करके किस तरह से राजनीतिक लाभ उठाया जाए। तो आजकल भगवान राम की शरण में सारे लोग जा रहे हैं। जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो भगवान राम से द्रोह करते थे, भगवान राम के विषय में तरह तरह की चर्चाएं किया करते थे, आज वो केवल अपनी राजनीतिक स्टैंड को बनाने के लिए केवल मात्र एक, इनके मन में ना तो कहीं श्रद्धा है, ना तो कहीं भगवान के प्रति विश्वास है, ना ही इनके मन में कहीं कोई आस्था है। केवल राजनीतिक वोट लेने के लिए ये भगवान की शरण में आ रहे हैं। मैं राजनीतिक नहीं, लेकिन मैं राष्ट्रवादी संत हूं और जिस तरह से दिल्ली के जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, इन लोगों का अधिकार ही नहीं है तिरंगा छूने का। ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल करके चाहते हैं कि जनता को ये साबित करने के लिए कि देश प्रेमी है, ये लोग देशद्रोही हैं। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य कल जो है आम आदमी पार्टी को जो है काला झंडा दिखा करके मैं विरोध जताऊंगा कि जो लोग देश विरोधी ताकतों के साथ में खड़े हैं उनका अधिकार नहीं है तिरंगा यात्रा निकालने का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने की अपील की। यूपी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से रायबरेली की किसी एक सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन खबरें हैं कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अगर प्रियंका ये चुनाव लड़ती भी हैं तो कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे दलों के लिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई स्थान बचा है। सीआईएसएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट से 3 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन सभी के पासपोर्ट नकली थे और वो कतर एयरवेज से यात्रा करने वाले थे। दिल्ली में बुराड़ी इलाके के नथुपुरा में एक मकान के छज्जे का कुछ हिस्सा गिर गया। इस हादसे के दौरान वहां से गुजर रही एक महिला और उसके 2 बच्चे घायल हो गए। इंग्लैंड की वुल्वरहैम्पटन सिटी में सारागढ़ी की लड़ाई के 21 शहीदों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया। अफगानों के खिलाफ इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले सिख रेजिमेंट के जांबाज हवलदार ईशर सिंह की वहां एक प्रतिमा भी लगाई गई। सारागढ़ी की लड़ाई आजादी से पहले 12 सितंबर 1897 को हुई थी। सारागढ़ी अभी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। इस लड़ाई में सिख रेजिमेंट के इन सिर्फ 21 जवानों ने 10,000 अफगानों का डटकर मुकाबला किया था और शहीद होने से पहले सैकड़ों अफगानों को मार गिराया था। गुजरात में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि कई जिलों में सैलाब से हालात पैदा हो गए हैं।
मूसलाधार बारिश का सबसे भयावह असर जामनगर और राजकोट में देखने को मिल रहा है। यहां आई प्रचंड बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जाने पर मजबूर कर दिया, जबकि इसी बाढ़ की वजह से अलग अलग इलाकों से लगातार डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सैलाब के बीच एयरलिफ्ट का ये वीडियो जामनगर के ढुंडासिया गांव से आया है। यहाँ सैलाब के बीच एक शख्स फंस गया। इस शख्स के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन मौके पर पहुंचे हेलीकॉप्टर की बदौलत सही वक्त पर इस शख्स का रेस्क्यू कर लिया जाता है। जामनगर में सैलाब ने एक झटके में क्या हालात पैदा कर दिए, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। इस पूरी बस्ती को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया। लोगों के घरों में कमर से ऊपर पानी है, जबकि सैलाब की तेज लहरें किसी भी चीज को बहा ले जाने पर आमादा हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के लिए लगाई गई है। लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। तेरह टीम हमारा डिप्लॉयड हो चुका है। 2 टीम रिजर्व में है, एक बड़ौदा में, एक गांधीनगर में, और जरूरत हुआ है तो 5 एडिशनल टीम हम लोग सौराष्ट्र के लिए मंगवा रहे हैं। यहाँ कालीबाड़ी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी बस्ती में कमर से ऊपर पानी भर चुका है। तेज रफ्तार से बहते हुए पानी के बीच एनडीआरएफ की टीम अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। कालवाड़ तहसील के बांगा गांव में भी सैलाब की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोग अपनी छतों पर खड़े होकर मदद की आस लगाए बैठे हैं। एयरफोर्स का चॉपर यहां लगातार लोगों की मदद में जुटा है। यहां आए सैलाब की वजह से 4 गांव पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। कई जगहों पर तो लोगों के कंधे तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों की दुश्वारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रकार से बात की जाए, ये जो पानी का सैलाब है उसमें खड़ा रहना भी मुश्किल है। उसको लेकर हम आपको ये पूरी सहाय, मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ, जिस प्रकार की तस्वीर है वो आपको दिखाया। जिस प्रकार से दूसरी ओर देखा गया कि पूरा एक घर है, वो घर भी डूब गया है। गांव में कई ऐसी परिस्थिति है, ललोय है, बांगा है, और खास करके दूसरे भी ऐसे इलाके जहाँ हाल जो परिस्थिति है वो बेकाबू है। खास करके नए जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी यहाँ के कलेक्टर से बात की और खास करके लोगों को एयरलिफ्ट करने की सहायता भी करने की बात की जा रही है। अलियाबाड़ा में भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं जैसे जामनगर के दूसरे इलाकों में। यहाँ भी सैलाब की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घरों में घुसे पानी की वजह से लोगों का बेशकीमती सामान बर्बाद हो चुका है। बहुत ज्यादा बारिश हुई, बिल्कुल क्लाउड बस्ट जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, और हमारा जो जामनगर तहसील है, जामनगर तालुका, कालावड़ तालुका, जामजोधपुर, लालपुर, इन सभी एरिया में जितने हमारे जल के स्रोत हैं, जैसे डैम है, नदियां हैं, नाले हैं, ये सारे ज्यादा ही पानी होने से बहने लगे हैं। बहुत पानी बहने लगा है वहाँ पे। राजकोट से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। प्रचंड बारिश के बीच सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है, जिसकी वजह से भारी भरकम गाड़ियां भी तिनके की तरह बही जा रही हैं। लोग चेन बनाकर इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक नहीं चल रही है। अब रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर को भी देखिए। पानी के तेज बहाव में एक भारी भरकम एक्सयूवी बही जा रही है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोगों ने इस तेज रफ्तार पानी को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे मशीनी ताकत ने जवाब दे दिया और ये गाड़ी पानी में बह गई। जानकारी के मुताबिक कार में सवार एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि बाकियों का कोई पता नहीं चल पाया है। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि इस टेस्ट के दौरान उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन नजर ही नहीं आए। अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि इसी शनिवार और रविवार को उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई मिसाइल का टेस्ट किया, जो कि कामयाब रहा। बताया गया कि उत्तर कोरिया की जमीन और समंदर को लगभग 2 घंटे में पार करते हुए मिसाइल ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने निशाने को ढेर कर दिया। लेकिन अपने देश के इतने बड़े दिन पर किम जोंग उन के गायब रहने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की खबर ने उसके पड़ोसियों के कान खड़े कर दिए। जापान ने तो मिसाइल लॉन्च को इलाके की शांति के लिए खतरा बता दिया। अमेरिका के ओहायो से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां एक मकान में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया।
लेकिन पुलिस और दमकल विभाग को जैसे ही इसकी खबर मिली, वहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। दमकल कर्मचारी उस मकान में लगी आग को बुझाने में जुट गए तो पुलिस ने एहतियातन आसपास के दूसरे मकानों को खाली करवा लिया। हादसे के काफी देर बाद तक वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। इस दौरान दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की, जिससे आग दूसरे मकानों तक फैलने से पहले ही बुझा ली गई। यूरोप के देश आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू हो गया। जैसे दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर शुरू हुआ था पिछले महीने, वैसे ही यह प्लांट एक तरह से इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्मोक टावर कह लीजिए। स्मोक टावर मतलब वो टावर जो हवा से धुएं और धुंध के खतरनाक प्रदूषण को अलग करके साफ हवा बाहर छोड़े। आइसलैंड के इस प्लांट का मकसद भी कुछ वैसा ही है, बस ये स्मोक की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींचेगा ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये पृथ्वी गर्म होती जा रही है, इसका तापमान बढ़ता जा रहा है, इसी से छुटकारा दिलाने के लिए ये प्लांट खोला गया है। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 7,500 किलोमीटर दूर है आइसलैंड नाम का छोटा सा देश। देश छोटा है लेकिन वहां ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट को बनाया है स्विट्जरलैंड और आइसलैंड की 2 कंपनियों ने। होगा क्या कि ये प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अलग करेगा और फिर उसे जमीन के अंदर जमा कर देगा। ये काम सुनने में जितना पेचीदा है, इसे पूरा करने का तरीका उससे भी ज्यादा पेचीदा है। इस प्लांट के अंदर 8 बड़े बड़े कंटेनर हैं, उनके अंदर कई पंखे लगे, वो पंखे हवा को खींचकर अंदर जमा कर दें। प्लांट के अंदर खास तरह के हाईटेक फिल्टर भी हैं। जैसे ही हवा उन फिल्टर से गुजरेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उनमें ट्रैप हो जाएगी, मतलब कि फंस जाएगी। अब जैसे ही वो फिल्टर पूरी तरह भरेगा, प्लांट के अंदर का तापमान बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, मतलब कि इतना गर्म हो जाएगा कि पानी भी उबल पड़े। इससे होगा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, फिर हवा से अलग हो चुकी कार्बन डाइऑक्साइड को ढेर सारे पानी के साथ मिलाया जाएगा। बताया गया कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करीब 27 टन पानी मिलाया जाएगा और फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के इस मिक्सचर को जमीन के अंदर करीब 3,281 फीट की गहराई में पंप कर दिया जाएगा। जमीन के अंदर 2 साल में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण चट्टानों की शक्ल ले लेगा। ये तो हुआ इस प्लांट के काम करने का तरीका, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही ऐसी क्या दिक्कत है कि उसे हवा से अलग करके अंडरग्राउंड किया जा रहा है? और हो भी तो कई गैसें होती हैं हवा में, उन्हें क्यों नहीं अलग किया जा रहा? तो बात यह कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि ऐसी गैस जो गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में ही ट्रैप कर देती है, मतलब कि गर्मी बाहर निकल नहीं पाती। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सी साइंस है। आप ऐसे समझिए कि जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो कुछ ऊर्जा तो तभी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, कुछ धरती अपने अंदर समा लेती है और फिर गर्मी बाहर छोड़ती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि उस गर्मी को सोख लेती है, उसे बहुत धीरे धीरे स्पेस में छोड़ती है। जैसे आग बुझने के बाद भी घंटों तक भट्टी गर्म रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी धरती के साथ वैसा ही करती है। नतीजा, धरती गर्म होने लगती है। पृथ्वी, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पिछले कुछ साल से प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप हम झेल रहे हैं, उनमें एक वजह पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड। मगर ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए इकलौती कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कई ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कूट कूट कर भरी है, बहुत ज्यादा है, और ये वायुमंडल में ज्यादा वक्त तक रहती भी है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि एक तो हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं अपनी सांस से, उस पर हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, उन्हें भी हम काटते चले जा रहे हैं। जंगलों का नामो निशान मिटाने पर तुले हम। अब पेड़ ही नहीं बचे तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा कौन? फिर बिजली बनाने के लिए कोयलों को जलाने से खूब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। इसलिए आइसलैंड जैसे प्लांट बनाने पड़ रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं और उनको चट्टान बना देंगे, अंडरग्राउंड कर देंगे। दावा है कि आइसलैंड का यह प्लांट एक साल में लगभग 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अलग कर ले। मतलब कि एक साल में लगभग 870 गाड़ियां
जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट सोख लेगा। लेकिन यहां एक बात जानना जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल पूरी दुनिया में 3150 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई थी। 3150 करोड़ टन। और आइसलैंड का प्लांट हवा से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड साफ करेगा? एक साल में सिर्फ 4000 टन। फर्क जमीन आसमान का है, कोई मुकाबला ही नहीं। साफ कहें तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। लेकिन कंपनी का दावा है कि यह शुरुआत बड़ी है। उसे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इस प्लांट से काफी उम्मीदें हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आइसलैंड के प्लांट में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचने की ये जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो हद से ज्यादा महंगी है और विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े स्तर पर इस तरह के प्लांट शुरू करने में कई दशक लग जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई। 22 सितंबर को अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे। क्वाड 4 देशों का समूह है। इस बैठक में अफगानिस्तान, कोरोना, इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से 23 सितंबर को मुलाकात है। 25 सितंबर को पीएम यूएन महासभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमीन के विवाद पर 2 पक्ष एसडीएम के दफ्तर के बाहर आपस में भिड़ गए। बताया गया कि वो लोग इस विवाद को सुलझाने के लिए ही अधिकारी से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो लोग हाथापाई पर उतर आए। इस लड़ाई में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखा। लड़ते लड़ते कुछ लोग तो जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने मारपीट जारी रखी। इस दौरान एसडीएम के दफ्तर में अपने अपने काम से आए लोग तमाशबीन बने रहे। काफी देर तक कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराने की कोशिश की, तब जाकर उनकी लड़ाई खत्म हुई। डेंगू पर केंद्र ने राज्यों को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। देश के कई हिस्सों में सामने आए डेंगू के मामलों पर केंद्र सरकार ने यूपी समेत कई राज्यों को एक चिट्ठी लिखी और जरूरी कदम उठाने को कहा। केंद्र ने सलाह दी कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए टीमें बनाई जाएं। यही नहीं, डेंगू समेत दूसरी बीमारियों की रिपोर्ट बिना देरी के सामने लाने को कहा गया ताकि समय रहते कदम उठाए जा सकें। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल करवाया। ज्ञानी जी की एक तमन्ना थी कि इसमें पार्टी में ना जाकर मैं बीजेपी में जाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर केंद्र की तरफ से जारी होने वाले डेथ सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। इन सर्टिफिकेट में आत्महत्या करने वाले कोरोना मरीजों के नाम शामिल नहीं किए गए। यानी कोरोना की वजह से खुदकुशी करने वाले मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत का जिक्र नहीं हुआ। सरकार के इस फैसले से ऐसे कोरोना मरीजों के परिवार वालों को मिलने वाला मुआवजा भी नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले पर फिर विचार करने को कहा। वाराणसी में एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। तालिबान की तरफ से एक हैरान करने वाला वीडियो जारी हुआ है और इस वीडियो में जो कुछ दिखा और जो दावा सामने आया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि वीडियो में किसी खजाने में रखे सोने की झलक दिख रही है। तालिबान का दावा है कि खजाना अमरुल्लाह सालेह के पास से बरामद हुआ है। ये वीडियो तालिबान की तरफ से जारी किया गया है और इसके साथ जो दावा किया गया उसने दुनिया भर को पूरी तरह चौंका दिया। ये वो खजाना है जिसे तालिबान के लड़ाकों ने उस घर से बरामद करने का दावा किया है जहां से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया जा रहा था। अमेरिकी डॉलर से भरे सूटकेस और सोने की छोटी छोटी सिल्लियों को गिनते तालिबान के लड़ाके असल में अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर में। तालिबान का दावा है कि अमरुल्लाह सालेह के घर की तलाशी के दौरान $6.5 मिलियन यानी 48 करोड़ रुपए मिले हैं। तालिबान ने इस तलाशी का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी डॉलर से भरा सूटकेस और सोने की ईंटों को गिनते हुए तालिबानी दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के इस दावे को अगर सच मान लिया जाए तो उस खजाने का ये
मामूली सा हिस्सा है जिसमें अमरुल्लाह सालेह के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने उस घर को भी अपनी जद में ले लिया जिसे अमरुल्लाह सालेह का घर बताया जा रहा था। घर की तलाशी के दौरान तालिबान के लड़ाकों को सालेह के घर से सोने की छोटी छोटी प्लास्टिक की ईंटें भी मिली हैं। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आतंकी डॉलर की गड्डियों को एक बैग के अंदर भर रहे हैं। उन्होंने लाइब्रेरी में बैठकर तस्वीर भी जारी की थी। अगर तालिबान का यह दावा सच है तो इससे विद्रोहियों के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। पंजशीर में तालिबानी कब्जे के बाद से ही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। पंजशीर घाटी में अभी भी लड़ाई जारी है। खबर यही है कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर की लड़ाई में अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह अजीजी को भी मार डाला है। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके रोहुल्लाह के शव को दफनाने तक नहीं दे रहे थे। रोहुल्लाह पिछले कई दिनों से पंजशीर में तालिबान से मुकाबला कर रहे थे। वो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के एक यूनिट के कमांडर भी थे। तालिबान का तो यही दावा है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अलबत्ता एनआरएफ की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी के अलग अलग मोर्चों पर जंग जारी है और तालिबान का उनके इलाके पर कब्जा करने का दावा सरासर झूठा है। तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके लड़ाके अमरुल्लाह सालेह की उस लाइब्रेरी तक पहुंच चुके हैं जहां अमरुल्लाह सालेह बैठे हुए थे। उसी लाइब्रेरी में बैठकर अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया भर से गुजारिश की थी कि तालिबान की सरकार को दुनिया के देश मान्यता देने में जल्दबाजी न करें। तालिबान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इसी लाइब्रेरी में अमरुल्लाह सालेह के साथ पंजशीर में विद्रोहियों की कमान संभालने वाले अहमद मसूद और उनके सबसे खासम खास मार्शल दोस्तम ने इस जंग की सारी रणनीति तैयार की थी। इस सिलसिले में कुछ रोज पहले ही अमरुल्लाह सालेह की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का ऐलान तो किया ही था, साथ ही पंजशीर से अपनी लड़ाई जारी रखने की घोषणा भी की थी। बहरहाल तालिबान की तरफ से सामने आए इस वीडियो से ये तो साफ हो गया कि अफगानिस्तान में सत्ता के संघर्ष की बुनियाद असल में वो दौलत है जो खैरात के तौर पर अफगानिस्तान के विकास के लिए मिली थी, जिस पर वहां की सत्ता से जुड़े लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे। राजस्थान के झुंझुनू से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां करंट की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दो बच्चे सड़क पर आते दिखे। इनमें एक बच्चा ट्रांसफार्मर के खंबे को हिलाने की कोशिश करने लगा। जैसे उसका हाथ खंबे से जुड़ी तार पर पड़ा, वो झूलता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। इसके बाद वहां से धुआं उठने लगा। उसकी यह हालत तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से हुई। इस हादसे के तुरंत बाद एक आदमी ने लकड़ी की मदद से उस बच्चे को बिजली की तार से अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में गांव के कई लोग घटना वाली जगह पर जुट गए और उनमें कुछ लोग सड़क पर घायल पड़े बच्चे को होश में लाने के लिए उसके हाथों और पैरों को रगड़ने लगे, लेकिन वो बच्चा होश में नहीं आया। इसके बाद उसे गाड़ी की मदद से अस्पताल भिजवा दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेताओं में पद के लिए होने वाली खींचतान पर बिना किसी का नाम लिए तंज कसा। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में हुए एक सेमिनार में ये बयान दिया। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का मौसम नजदीक आ रहा है, सियासत की बिसात पर बहुत तेजी से चालें चली जा रही हैं। चुनाव के मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमाने उतरने वाली तमाम पार्टियों ने अपने मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी है और इन सब के बीच अटकलों का बाजार भी बहुत तेजी से लगने लगा है। ऐसी ही अटकलों के बीच कांग्रेस के खेमे से जो खबर सामने आई है उससे यूपी कांग्रेस में नए नेतृत्व की उम्मीद जगाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनेंगी और वो चुनावी दंगल में भी उतर सकती हैं। ये काफिला कांग्रेस की सबसे बड़ी और चहेती नेता प्रियंका गांधी का है, जो इस वक्त रायबरेली में है। लेकिन ये काफिला फिलहाल दिल्ली को जा रहा है। बेशक इस काफिले का मौजूदा सच यही है कि इसकी मंजिल दिल्ली है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलती सियासी चालों और अटकलों पर गौर करें तो मुमकिन है कि इस काफिले की अगली मंजिल लखनऊ भी हो सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के खेमे से जो खबर निकलकर दबी जबान में सामने आई है, उसने कांग्रेसियों में जोश का नया इंजेक्शन लगा दिया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। महासचिव प्रियंका गांधी अक्सर उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं। प्रियंका गांधी के अक्सर दौरों और सलमान खुर्शीद के बयान के बाद इन अटकलों को हवा मिल गई कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं। अब यह खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि पिछले कई चुनाव से वो मायूसी और निराशा में डूबे हुए थे। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं और इस वक्त अपनी मां और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में। मगर पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की मांग बढ़ने लगी है। हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें। वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं है और पिछले कई चुनाव से कांग्रेस पार्टी कामयाबी से कोसों दूर खड़ी नजर आई। हालांकि इस दौरान उसने कई हथकंडों को भी आजमाया। पिछले साल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रहा, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जाहिर है कांग्रेस के विरोधियों को इस आधार पर कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। आजादी के बाद से जब से कांग्रेस ने काम किया है सत्ता के रूप में या विपक्ष के रूप में, नेहरू जी के बाद में आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय राजीव गांधी, उसके बाद आदरणीय सोनिया गांधी जी के बाद में राहुल गांधी के बाद में प्रियंका गांधी के बाद कोई और गांधी परिवार के अलावा किसी ने क्या कोई नेतृत्व किया है, ऐसा तो सुनाई में पड़ा नहीं। आखिर बयान क्यों देना पड़ा? क्या लगा कि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं करने वाला है? इस प्रकार की चर्चाएं उनके वहां रही होंगी, इसलिए ये स्पष्टीकरण उनको देना पड़ रहा है कि वो गांधी परिवार नेतृत्व करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि खुद को अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखने वाली प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ चुनावों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया है। कई नेता और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के स्टाइल में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, लेकिन अब तक प्रियंका गांधी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव लड़ने और पार्टी के लिए प्रचार करने दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस अपने तुरूप के इक्के को उत्तर प्रदेश में आजमाएगी? पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद प्रियंका गांधी ने कथित तौर पर उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर देगी, और यही सब बात करने के लिए प्रियंका रायबरेली के दौरे पर थी। बहरहाल अगर प्रियंका के चुनाव मैदान में उतरने की अटकल सही साबित होती है तो इतना तो तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा।